जय हिंद। कक्षा 6 से 12 तक के साइंस में हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 6 के 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक इसका अध्ययन किए थे और साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 9 यानी सजीव, विशेषता एवं आवास इसका अध्ययन करेंगे और साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सजीवों के लक्षण, पोषण, वृद्धि एवं श्वसन। दूसरा, सजीव और निर्जीव में अंतर। तीसरा, प्रजनन। चौथा, आवास एवं आवास के प्रकार। पांचवा, स्थलीय आवास एवं जलीय आवास। छठा, आवास के घटक, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। सातवां, अनुकूलन। इसमें हम लोग मरुस्थल, पर्वत और जल में अनुकूलन को देखेंगे। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को समझ लेते हैं। सजीवों के लक्षण, पोषण, वृद्धि और श्वसन। लक्षण मतलब होता है गुण, अर्थात कक्षा 6 एनसीईआरटी को माने तो सजीव उसे कहते हैं जिसमें पोषण, वृद्धि और श्वसन की काबिलियत हो। तो चलिए अब हम लोग पोषण को देखते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर भोजन को पचाकर आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं जल प्राप्त करता है ताकि उनका उपयोग जीवन क्रियाओं के लिए कर सकें। जीवन क्रियाओं जैसे अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा जिम्मेदार होता है और हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत एवं वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए विटामिन और खनिज जिम्मेदार होता है एवं शरीर में डिहाइड्रेशन एवं शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए जल जिम्मेदार होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं वृद्धि को। हमारे शरीर की कोशिकाओं में संख्या, आकार और भार में वृद्धि होता है तो उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। जैसे कभी हम छोटे थे, आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। कभी आपने किसी पेड़ को देखा होगा जो छोटा होगा, आज वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया होगा, यानी उसके अंदर कोशिकाओं में वृद्धि हुआ होगा और उससे उसका आकार और भार में वृद्धि हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं श्वसन को। हमारे शरीर के बाहर से लिया गया ऑक्सीजन द्वारा भोजन के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। जैसे आप लोग इसके रासायनिक सूत्र को देख सकते हैं। इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा देता है। अब हम लोग कुछ जीवों के श्वसन अंगों के बारे में जानते हैं। जैसे मनुष्य, पक्षी, सांप, मगरमच्छ आदि में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। केंचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करता है।
मछली में श्वसन के लिए गिल्स पाई जाती हैं, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन में फेफड़े पाई जाती हैं, क्योंकि यह स्तनधारी जीव है। मेढक अगर जल में रहता है तो वह त्वचा से सांस लेता है, और ज़मीन पर रहता है तो वह फेफड़े से सांस लेता है, क्योंकि वह उभयचर जीव है। सजीव और निर्जीव में अंतर। जिसे भोजन की आवश्यकता होता है, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें वृद्धि होता है, जिसमें गति होता है, जिसमें प्रजनन होता है, जो वातावरण के प्रति अनुक्रिया को दिखाता है, ये सभी सजीवों के लक्षण हैं। लेकिन ये सभी गुण जिसमें नहीं पाया जाता है उसे हम लोग निर्जीव कहते हैं। यही सजीव और निर्जीव में अंतर है। अब हम लोग उद्दीपन और प्रजनन को समझते हैं। उद्दीपन यानी किसी के प्रति अनुक्रिया देना। जैसे अगर आप लोग छुई मुई के पौधों को छुए तो सिकुड़ जाती है। अगर सूर्यमुखी के फूल को देखें तो सुबह पूरब में नज़र आएगा और शाम को पश्चिम में। अगर आप किसी कुत्ते को लात मारें तो कुत्ता भी निश्चित रूप से आपको काट लेगा। यह है उद्दीपन। अब हम लोग समझते हैं प्रजनन को। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है ताकि जीवों का अस्तित्व बना रहे। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में एसेक्सुअल और 2 नंबर में सेक्सुअल, अर्थात अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अक्सर पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और लैंगिक जनन अक्सर मनुष्य, हाथी, बाघ, कुत्ता, बंदर आदि जीवों में पाए जाते हैं। अब हम लोग आवास के प्रकार, स्थलीय आवास, जलीय आवास, आवास के घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक को समझते हैं। आवास सजीव को जिंदा रहने के लिए जिस परिवेश की आवश्यकता होता है उसे हम लोग आवास कहते हैं। आवास दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय आवास एवं जलीय आवास। स्थलीय आवास ऐसा आवास जो स्थल पर पाया जाता है उसे हम लोग स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल आदि। और जलीय आवास ऐसा आवास जो जल में पाए जाते हैं उसे हम लोग जलीय आवास कहते हैं, जैसे समंदर, तालाब, कुआं आदि। अब हम लोग आवास के घटक को समझते हैं। आवास के दो घटक होते हैं, एक नंबर में जैविक और दूसरे नंबर में अजैविक। जैविक घटक में सभी सजीव आते हैं और अजैविक घटक में जल, मिट्टी, वायु आदि आते हैं। अजैविक घटक जैविक घटक को सहारा देते हैं ताकि सजीव सुरक्षित रूप से रह सके और अपना बचाव कर सकें। अब हम लोग अनुकूलन, मरुस्थल, पर्वत, घास स्थल एवं जल में रहने वाले कुछ जीवों में अनुकूलन को समझेंगे। अनुकूलन वह घटना या संरचना या परिवर्तन जो जीवन जीने में सरलता को निभा दे उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। मरुस्थल ऐसा जगह जहाँ रेत एवं जहाँ का जलवायु हमेशा गर्म होता हो। जैसा कि आप लोग इस ऊँट को देखें तो पाएंगे कि इनके पैर गद्दादार होते हैं एवं इनके पलकें लंबी होती हैं। इनके जो पैर होते हैं वो हमेशा लंबे होते हैं ताकि रेत और इनके जो पेट है उनसे संपर्क दूर रहे। जैसा कि आप लोग एक तावा पर बैठे तो गर्मी अधिक लगेगा और तावा से दूर रहेंगे तो गर्मी कम लगेगा। साथ ही ऊँट कम मूत्र विसर्जन करते हैं और इनके गोबर शुष्क होते हैं। ये एक बार पानी पी लेते हैं तो अधिक लंबे समय तक बिना पानी के भी जीवित रहते हैं। इनके ऊपर एक कुबड़ पाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं मरुस्थल में रहने वाले छोटे जीवों के बारे में। मरुस्थल में रहने वाले छोटे जीवों के शरीर पर एक कवर पाया जाता है और अक्सर मरुस्थल में रहने वाले छोटे जीव शाम और रात को निकलते हैं। अब हम लोग समझते हैं मरुस्थल में रहने वाले पादपों के बारे में, जैसे कि कैक्टस। इनके जड़ें
काफ़ी गहरी होती है ताकि पानी अधिक ऑब्जर्व कर सके, और इनके जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में तब्दील हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके, और इनके तने पर एक मोम की परत पाई जाती है। अब हम लोग समझते हैं पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूलन। पर्वतीय क्षेत्र हमेशा ठंडे होते हैं और साथ ही यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर एक फैट की मोटी परत पाई जाती है, और साथ ही उनके शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। जैसे आप लोग एक पोलर बियर को देखें और एक पश्मीनी बकरी को देखें, इनके शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं, और साथ ही पश्मीनी बकरी के जो खुर होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, जिनसे ढलान पर आसानी से चढ़ लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप शंकु के आकार के होते हैं ताकि इन पर पड़ने वाला बर्फ़ आसानी से नीचे आ जाए और इन पादप को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब हम लोग समझते हैं घास स्थल। ऐसा स्थल जहाँ का आबादी काफ़ी सघन हो और यहाँ का जलवायु हल्का गर्म होता है, जैसे हम लोग रहते हैं, और यहाँ भोजन के लिए काफ़ी कंपटीशन होता है। जैसे आप लोग एक बाघ के बारे में समझें। बाघ के शरीर पर काली धारियाँ पाई जाती हैं, जिससे एक किसी भी जीव को एक घास की तरह दिखता है, और कोई भी जीव बाघ का शिकार जल्दी बन जाता है। बाघ के जो पंजे होते हैं ये भी काफ़ी मजबूत होते हैं। बाघ एक ताकतवर शिकारी है। साथ ही अब हम लोग समझते हैं शेर के बारे में। शेर एक ज़बरदस्त शिकारी है। इनके जो पंजे होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। इनकी आँखें होते हैं वो सीधे होते हैं, मतलब सामने होते हैं, ताकि ये आने वाले जीवों को काफ़ी दूर से देख सकते हैं। और साथ ही इनके जो शरीर के रंग होते हैं वो हल्का पीले एवं भूरे टाइप के होते हैं, जिनके कारण ये जीवों को एक सूखी पत्ती की तरह लगते हैं और कोई भी जीव इनका शिकार जल्दी हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं हिरन के बारे में। हिरन जिनके गर्दन के सामने आंखें पाई जाती हैं, जिनसे हिरन आगे और पीछे आने वाले जीवों को देख लेता है, और हिरन काफ़ी फुर्तीला होता है। अब हम लोग समझते हैं जल में रहने वाले जीवों में अनुकूलन। जैसे आप लोग मछली को देखें। मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, और यह जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेता है गिल्स के माध्यम से। साथ ही आप लोग एक ऑक्टोपस को देखें। ऑक्टोपस जिनके 8 पैर होते हैं, और ये अपने शरीर को किसी भी आकार में परिवर्तित कर लेते हैं, और ये शत्रु से बचने के लिए एक स्याही जैसा द्रव्य छोड़ते हैं और ये गायब हो जाते हैं। अब हम लोग एक मेढक को समझते हैं। मेढक जिनके पिछले जो पैर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, जिनसे ये ज़मीन पर आसानी से कूद लेते हैं, और इनके जो पिछले पैर होते हैं उनमें झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिनसे जल में आसानी से तैर लेते हैं, और इनके जीभ पर एक चिपचिपा द्रव्य पाया जाता है, जिनसे शिकार को भी पकड़ लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं जलीय पादप के बारे में। जैसे आप लोग एक जलकुंभी को देखें। जलकुंभी के पत्तियाँ काफ़ी खोखली होती है और इसमें मोम की परत पाई जाती है, और इनके जो डंठल होते हैं वो काफ़ी खोखले होते हैं, जिनसे जल में आसानी से तैर लेते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषता है? मोटी त्वचा, शरीर पर लंबे बाल, शरीर फर से ढका होता है, उपरोक्त सभी। यानी इसका उत्तर उपरोक्त सभी यानी डी हो जाएगा। निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं हैं? श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, यानी भोजन की आवश्यकता होती है लेकिन इसमें नहीं है। शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषता होती है? पैर के नख लंबे होते हैं, मटमैला रंग, चेहरे के सामने की आंखें, उपरोक्त सभी। यानी इसका उत्तर उपरोक्त सभी यानी डी हो जाएगा।
जलीय पौधों के निम्न में से कौन से गुण हैं? तना लंबा, खोखला व हल्का होता है, जड़ें आकार में छोटी होती है, तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। उत्तर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस द्वारा होता है? तो यह होता है तना द्वारा, यानी उत्तर सी हो जाएगा। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश में रहने के योग्य बनना, परिवेश में रहने के योग्य न बनना, स्वस्थ रहना, या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर ए नंबर हो जाएगा, यानी परिवेश में रहने के योग्य बनना। जैव घटक कौन कौन से हैं? पौधे, जंतु, चट्टानें, या डी नंबर ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। चट्टान एक अजैव घटक है। पर्वतों पर कौन से वृक्ष होते हैं? ओक, चीड़, देवदार, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर डी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।